Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I am here with another lecture. My lecture number is 145 for Inter Part 1 जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं. एंड नाउ डेज वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वांटम नंबर्स. क्वांटम नंबर्स क्या हैं? जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, क्वांटम नंबर्स आर लाइक अ कंप्लीट एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. ये क्वांटम नंबर्स हमें ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है एक एटम में, वो किस शेल में रोटेट कर रहा है, वो किस सब शेल में प्रेजेंट है, उसका एनर्जी लेवल क्या है. सो इनफैक्ट जो एक कंप्लीट एड्रेस है एक इलेक्ट्रॉन का विद इन दी एटम, जो कि उसकी हर चीज़ को डिफाइन कर रहा होता है कि इस जगह पे मौजूद होगा, इतनी एनर्जी के साथ मौजूद होगा, दैट इज़ टोल्ड टू अस बाय द क्वांटम नंबर्स. सो ये होते हैं क्वांटम नंबर्स. मैंने आपको बताया देर आर टोटली 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स, जिसमें आ जाते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर. अगर हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, दैट इज़ द फर्स्ट टाइप. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट द शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन. एटम के बाहर वो कौन सी शेल होगी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, दैट इज़ एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. जैसे कि n इज़ इक्वल टू 1 यानी कि फर्स्ट शेल है जिसे हम k शेल भी कहते हैं. फिर n इज़ इक्वल टू 2 यानी सेकंड शेल है जिसे हम लोग एल शेल भी कहते हैं. फिर एम शेल है जो थर्ड शेल है. फिर एन शेल है जो कि फोर्थ शेल है. उसके बाद हम आते हैं जब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पे. एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें एक्सप्लेन करता है द रीज़न बिहाइंड द बोहर्स एटॉमिक मॉडल डिफेक्ट. जो बोहर के एटॉमिक मॉडल में अगर हम उसके डिफेक्ट को स्टडी करते हैं तो वो ये था कि अगर हम लोग स्पेक्ट्रल लाइंस को स्टडी करें इन द हाई पावर माइक्रोस्कोप, तो हम साइंटिस्ट ने ये ऑब्ज़र्व किया कि लाइंस जो हैं जो कि स्पेक्ट्रम की थी, जो पहले वन सिंगल लाइन नज़र आ रही थी, हाउ हाई पावर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब उसको स्टडी किया गया तो वन लाइन इज स्प्लिटेड फर्दर. वो फर्दर स्प्लिट अप हो गई थी इनटू वेरी फाइन लाइंस, इनटू वेरी थिन लाइंस दैट आर प्लेस्ड विद ईच अदर. So Bohr's atomic model could not explain this process, and this process is now explained by this quantum number. That quantum number is called as the azimuthal quantum number, जिसमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ना सिर्फ शेल्स के अंदर बल्कि शेल्स के अंदर जब अरेंज होते हैं तो वो एक वहाँ पे शेल्स फर्दर आगे सब शेल्स में डिवाइड हो जाती हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उन सब शेल्स के अंदर अरेंज होते हैं. तो इन सब शेल्स की मौजूदगी की वजह से जो स्पेक्ट्रल लाइंस है यानी कि जो स्पेक्ट्रम है वो फर्दर आगे उसकी लाइंस, टाइनी लाइंस, फाइन लाइंस में डिवाइड हो जाती हैं. सो दिस वाज द मेन रीज़न दैट बोहर कुड नॉट एक्सप्लेन एट हिज टाइम. नाउ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसके बाद ये आई हैं क्वांटम नंबर्स जो कि एक्सप्लेन कर रहे हैं इस पूरे फिनोमेना को. सो इन द डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स मॉडल, ये तो पहले हमने एक डिफेक्ट पढ़ा है जिसमें हमने ये देखा कि स्पेक्ट्रल लाइंस जो थी वो क्यों स्प्लिट अप हो रही थी इनटू वेरी फाइन लाइन. दैट वाज वन ऑफ द डिफेक्ट. उसका हमने आंसर किया विद द हेल्प ऑफ द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर. एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को रखते हुए सामने हमने समझने की कोशिश की थी कि व्हाई दोज लाइंस आर डिवाइडेड इनटू टाइनी लाइंस, इनटू फाइन लाइंस. नाउ देयर वाज वन मोर डिफेक्ट इन द बोहर्स एटॉमिक मॉडल. वो डिफेक्ट क्या था कि under the impact of a strong magnetic field the spectral lines they further split up. कि आप जब स्पेक्ट्रम को किसी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के एरिया में रख दें तो वो स्पेक्ट्रल लाइंस फिर से आगे मुख्तलिफ टाइनी माइन्यूट लाइंस में स्प्लिट अप हो रही थी. सो बोहर वॉज अनएबल टू इवन एक्सप्लेन दिस फैक्ट कि क्यों किस तरह से असर हो रहा था मैग्नेटिक फील्ड का ऑन द स्पेक्ट्रल लाइंस. So this method was explained, this is being explained by the third quantum number, that is the magnetic quantum number, जिसको हम लोग स्मॉल m के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. और इसकी वैल्यूज़ जो हैं, इसकी वैल्यूज़ दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द ज़ीरो एंड दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. यानी कि हम m को जब रिप्रेजेंट करते हैं इट स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव 1, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव 2, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव 3 एंड सो ऑन. सो m की सूरत में द वैल्यू इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो. ज़ीरो के अलावा भी कोई भी नंबर हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है और उसके अलावा दूसरा नंबर भी हो सकता है. वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है. सो दिस वैल्यू ऑफ m इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ l. जैसा कि हमने कहा था वैल्यू ऑफ l क्या है, द सब शेल्स. तो m किस तरह से सब शेल के ऊपर डिपेंड करता है. नाउ लेट अस सी.
व्हेन L इज इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो का मतलब है फर्स्ट सब शेल, जिसे हम लोग S सब शेल का नाम देते हैं, जिसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और जिसके अंदर जो स्फेरिकल है शेप में। जब L ज़ीरो हो, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर ज़ीरो है, यानी कि S सब शेल प्रेजेंट है, इस सूरत हाल में M विल ऑल्सो बी ज़ीरो। इन द सेकेंड केस व्हेन L इज इक्वल टू 1, जिसे हम लोग P सब शेल का नाम देते हैं, एट दिस केस M इज इक्वल टू ऑल्सो प्लस और माइनस 1. So P subshell, oh sorry, along with 0 it will be 0 plus minus 1. तो इससे हमें क्या पता चलता है, यहाँ पे जो P सबशेल है यानी कि L इज इक्वल टू 1 है, इसकी 3 वैल्यूज़ हैं। कौन कौन सी 3 वैल्यूज़ हैं? 0, -1, 0 एंड +1। ये इसकी 3 वैल्यूज़ हैं। इसका मतलब है कि P सबशेल जो है इट कैन डीजेनरेट, जब ये डीजेनरेट होती है तो इट कैन टर्न इनटू 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। इसके 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। इसके अलावा मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सबशेल दैट इज L इज इक्वल टू 2, यानी कि डी सबशेल जो है, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होती है? M इज इक्वल टू 0 +-1 +-2। यहाँ पे अगर आप वैल्यूज़ को देखो, हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं? -2, -1, 0, +1 एंड +2। तो वी आर हैविंग 4 वैल्यूज़ ऑफ द डी सबशेल, जिसका मतलब क्या हुआ कि द डी सबशेल हैज़ 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इसी तरह मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सबशेल दैट इज L इज इक्वल टू 3, जिसे हम F का नाम देते हैं, तो यहाँ पे M की क्या वैल्यू है? इट इज़ इक्वल टू 0 +-1 +-2 +-3। तो टोटली हमारे पास कौन कौन सी है? कितने ऑर्बिटल्स यहाँ पे हो गए? -3, -2, -1, 0, 1, +1 +2 एंड +3। तो टोटली हमारे पास 7 ऑर्बिटल्स हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि डी सबशेल जब डीजेनरेट होती है तो इट डीजेनरेट्स इनटू 7 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। सो इस डिस्क्रिप्शन से हमें क्या पता चलता है कि जितनी भी L की वैल्यू होगी, M की वैल्यू जो है R2L+1, यानी कि अगर M जितनी भी इसकी वैल्यू होगी उसमें बस 1 ऐड कर दें, 2L+1, ये M की वैल्यू। अगर आपको M की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसका फॉर्मूला क्या है? 2L+1, यानी कि 2 इंटू L। L की क्या वैल्यू? अगर 2 इंटू L की वैल्यू 0 है, 2 इंटू 0 0, 0 +1, तो इसकी सिर्फ 1 वैल्यू थी। 2 इंटू L यानी कि 2 इंटू 1, इस केस में इट विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 1 +1, 2 1 ज़ा 2, 2 + 1 3, तो 3 इसकी वैल्यूज़ थी। इसी तरह अगर इस केस में देखें, 2 इंटू 2 +1, 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5, यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। यहाँ पे 2 इंटू 3, 3 + 1, 6 + 1 7, तो यहाँ पे इसके 7 ऑर्बिटल्स हैं। सो दिस इज़ हाउ वी फाइंड आउट द ऑर्बिटल्स, द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यूजिंग द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर. So it tells us the number of different ways in which the given S, P, D और F सबशेल can be arranged. यानी कि जब डीजेनरेट होते हैं, जब तमाम के तमाम ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी लेवल पे आ जाते हैं, तो उनके डिफरेंट यू कैन से ऑर्बिटल्स हैं स्पेस में, कि स्पेस में ये ऑर्बिटल्स किस तरह से जब डीजेनरेट होंगे एक दूसरे के साथ खुद को अरेंज करेंगे, दीज S, P, D एंड F. तो ये कौन कौन से एक्सिस पे अपने आप को अरेंज कर सकते हैं? दे कैन अरेंज देमसेल्फ ऑन द एक्सिस ऑफ X, on the axis of y and on the axis of z. So ये जो axes हैं, ये because of they tells us about the arrangement of axes in the presence of magnetic field, के मैग्नेटिक फील्ड के दौरान ये जो सब शेल्स हैं और उसके अलावा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में जो ऑर्बिटल्स हैं वो अपने आप को इस तरीके से ये डिफरेंट एक्सिस पे अरेंज कर सकते हैं. Thus different values of m for a given value of L represent the total number of different space orientation. यानी कि m, जैसे अगर आप यहाँ पे p की बात करते हैं, p के हमने देखे 3 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं. 3 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, अगर मैं आपको बताऊँ इनकी शेप ड्रॉ करके, सो दे कैन बी लाइक दिस, दे कैन बी लाइक दिस एंड दे कैन बी लाइक दिस. ये x पे, y पे, z पे. सो ये जो है 3 डीजेनरेट. इसी तरह अगर d को देखें उसके अंदर 5 है, उसके 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे जो अलग-अलग अपने आप को एक्सिस पे इन्होंने डिफाइन किया होगा, अलग-अलग एक्सिस पे प्रेजेंट होंगे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से. सो दिस वाज द रीज़न.
कि क्यों वो स्पेक्ट्रल लाइंस फर्दर आगे स्प्लिट हो रही थी इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जब आपने मैग्नेटिक फील्ड में एटम को रखा तो उसके इलेक्ट्रॉन जो थे जिस शेल में थे वो डीजेनरेट हुई और अपने आप को उन्होंने डिफरेंट एक्सेस पे अरेंज किया, जिसकी वजह से जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी वो फर्दर आगे स्प्लिट हो रही थी क्योंकि उनके ऑर्बिटल्स अलग-अलग डायरेक्शंस में स्प्लिट हो रहे थे। सो इन द केस ऑफ द सबशेल L इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर हम ये पहली सबशेल देखें जहाँ पे L इज इक्वल टू ज़ीरो है, यहाँ पे हमने M की वैल्यू भी देखी ज़ीरो है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक ओरिएंटेशन में S सबशेल अपने आप को अरेंज कर सकता है, नॉट मोर देन वन, यानी देर इज ओनली वन वैल्यू दैट इज स्फेरिकल। सो इट कैन बी अरेंज इन स्पेस ओनली इन वन वे, एक्स वाई और जी तीनों एक्सिस के अंदर सिर्फ एक तरीके से सब एस सबशेल अपने आप को अरेंज कर सकता है। सो इट इज़ नॉट डिवाइडेड इनटू एनी अदर ऑर्बिटल, क्योंकि ये जितने भी एस सबशेल होंगे सेम शेप के होंगे, स्फेरिकल होंगे, सेम एक्सिस पे होंगे, दैट इज़ वाई वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनी एस सबशेल फर्दर। तो हम उनको इकट्ठे एक जैसे ही मानते हैं, हम उनको मज़ीद सब डिवाइड नहीं करेंगे। तो जो शेप है एस ऑर्बिटल की इज सच दैट कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन ऑल द डायरेक्शन ऑफ द सबशेल फ्रॉम द न्यूक्लियस इज सेम, यानी कि अगर आप एस सबशेल की शेप को देखें, दिस इज़ द न्यूक्लियस, इसके इर्द गिर्द ये एस सबशेल है, तो इसकी शेप इस तरह से है कि न्यूक्लियस की आप जिस मर्जी साइड पे चले जाएं, हर तरफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो सेम होगी। दैट इज़ द शेप और स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल है तभी तो हर तरफ सेम प्रोबेबिलिटी होगी, अगर स्फेरिकल ना होता तो प्रोबेबिलिटी में भी डिफरेंस आ सकता था। सो इट मीन्स कि अगर हम लोग पहली सबशेल एस की बात करते हैं तो वो क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एम की वैल्यू वन, मतलब एक सिंगल वैल्यू दैट इज़ ज़ीरो, तो एस की सबशेल जो है वो फर्दर आगे स्प्लिट नहीं हो सकती क्योंकि वो खुद एक ऑर्बिटल है और एम की वैल्यू भी वन ही है। तो इसीलिए वो अपने आप को ऐसे अरेंज करेगी कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सेम प्रोबेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की, नो मैटर इन विच डायरेक्शन यू विल गो। इसी तरह अगर हम लोग फर्दर आगे बात करते हैं पी सबशेल की, अब यहाँ पे अगर आप पी सबशेल को देखें, यानी L इज इक्वल टू वन जिसे हम पी सबशेल कहते हैं, यहाँ पे M की कौन कौन सी वैल्यूज थी, M इज इक्वल टू ज़ीरो, M इज इक्वल टू प्लस वन एंड माइनस वन, दिस वन वैल्यू ऑफ पी सबशेल। यहाँ पे देख के आपको क्या पता चलता है, यहाँ पे हमें देख के ये पता चलता है कि देर आर थ्री वैल्यूज़ ऑफ M, इसका मतलब है कि पी सबशेल अपने आप को थ्री डिफरेंट वेज में अरेंज कर सकती है इन द स्पेस, यानी ऑन द एक्सिस, वो एक्स एक्सिस पे होगा, वाई एक्सिस पे होगा, जेड एक्सिस पे होगा। तो पी ऑर्बिटल तीन तरीक़ों से, तीन मुख्तलिफ तरीक़ों से उसके ऑर्बिटल जो हैं सब ऑर्बिटल अपने आप को अरेंज कर सकते हैं, और ये तीनों जो ऑर्बिटल्स होंगे दे विल बी प्रीपेंडिकुलर टू ईच अदर। प्रीपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री के एंगल पे। लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू एंड शो इट टू यू। जैसा कि आपने ग्राफ्स में तो पढ़े होंगे, ग्राफ्स में हम लोग कैसे स्टडी करते हैं कि दिस इज़ एक्स एंड दिस इज़ वाई, ठीक है। तो जब हम लोग जेड की बात करते हैं, ये तो परपेंडिकुलर है एक तरह से, तो पी एक्स ऐसे अरेंज हो गया, पी वाई ऐसे अरेंज हो गया, पी वाई एंड पी एक्स। अगर पी जेड की बात करते हैं तो इट विल बी लाइक दिस, जो कि इस तरह से मार्कर की पोजीशन में होगा, यानी कि ये तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री के फासले पे होते हैं, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये जिस तरह इनकी वैल्यूज़ होंगी इस हिसाब से हम इनको मेंशन करते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, यानी कि वो पी का ऑर्बिटल जो एक्स पे है, वो पी का ऑर्बिटल जो वाई पे है, एंड वो पी का ऑर्बिटल जो कि जेड पे है। इनकी अगर हम लोग शेप को देखें, इनकी ये एग शेप्ड होते हैं, मींस वन साइड इज लिटिल वाइडर देन दैट ऑफ द अदर वन, एक साइड ज़्यादा वाइडर होगी लाइक दिस वन, एक साइड वाइडर है जबकि दूसरी साइड थोड़ी कम वाइड होगी। आई हैव शोन इट टू यू, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। इस तरह से पी सबशेल की शक्ल होती है। हमने एस सबशेल की देखी, वो टोटली राउंड था, स्फेरिकल था, जबकि जो पी सबशेल है वो जो है इस तरह से एग की शेप में होते हैं। और जब ये ऐसे आप इनको पी एक्स एंड वाई पे ड्रॉ करें तो ये इस तरह से दिखेंगे, जो इनके एक एक पॉइंट जो है एक दूसरे को ऑरिजिन पे दे मीट विद ईच अदर एंड दे आर डिस्पोज सिमेट्रिकली अलोंग वन ऑफ द थ्री एक्सिस आर कॉल्ड ऑर्बिटल एक्सिस। इसे हम लोग ऑर्बिटल एक्सिस का नाम देते हैं, जिसके ऊपर ये ऑर्बिट्स जो हैं अरेंज हुए हुए हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी तो तीनों जो ये पी ऑर्बिटल्स हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, इनकी एनर्जी लेवल सेम होगी एंड उस टाइम पे ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। और चूँकि ये थ्री नंबर्स हैं तो इसीलिए ये जो
ऑर्बिटल्स हैं इनको हम लोग 3 फोल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स या ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का नाम भी देते हैं, यानी कि बिकॉज दे आर 3 इन नंबर द पी ऑर्बिटल्स, तो इसीलिए इनकी अरेंजमेंट भी इसी तरीके से प्रेजेंट होती है। नाउ वी मूव ऑन, आई होप कि आपको पी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल की समझ आ गई हो। नाउ वी मूव ऑन टू दी डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल में मैंने आपको क्या बताया था, इसकी वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पे L इज इक्वल टू 2, इसकी वैल्यू कितनी थी m की, देयर वर 5 वैल्यूज़, -2, -1, 0, +1 एंड +2। तो डी ऑर्बिटल के कितने ऑर्बिट्स हैं डीजेनरेट, टोटली 5। तो जब ये एक दूसरे के साथ स्पेस में यू कैन से अरेंज होते हैं, तो दे आर अरेंज्ड इन 5 स्पेस ओरिएंटेशन। स्पेस में खला में 5 मुख्तलिफ डायरेक्शन पे इन ऑर्बिटल्स ने एक दूसरे के साथ ख़ुद को अरेंज किया होता है। एंड दे आर डिजाइनेटेड एज dxy, dyz, dzx, dxy, dx square, y square एंड dz square, क्योंकि उनके ओरिएंटेशन इस तरह से है। ये डी ऑर्बिटल एक्स और वाई के बीच में प्रेजेंट है, ये डी ऑर्बिटल वाई और जेड के बीच में प्रेजेंट है, ये डी ऑर्बिटल जेड और एक्स के बीच में प्रेजेंट है। उसके अलावा देर इज़ अनदर ऑर्बिटल दैट इज़ डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये डी ऑर्बिटल या एक्स पे प्रेजेंट हो गया वाई पे, और ये डी ऑर्बिटल जो है वो जेड पे प्रेजेंट होगा। तो इस हिसाब से इनका नेमिंग प्रोसेस भी रखा गया है। तो ये जो 5 डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं, डी ऑर्बिटल्स हैं, दे आर नॉट आइडेंटिकल इन शेप। अभी तक जब हम लोग एस और पी को देख रहे थे, दे वर आइडेंटिकल इन शेप विद ईच अदर, यानी एस तो है ही सिंगल ऑर्बिटल, उसको किसी और से मैच नहीं करना। पी जो है वो 3 ऑर्बिटल थे उसके, तो दे वर सिमिलर इन शेप विद ईच अदर। लेकिन अगर हम डी ऑर्बिटल को देखें, दे हैव डिफरेंट शेप फ्रॉम ईच अदर। एंड जब हम लोग इनकी मैग्नेटिक फील्ड के अलावा इन डी ऑर्बिटल्स को देखें, मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रेजेंट, एब्सेंट है, तो ये जो 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, दे हैव द सेम एनर्जी, डी जनरेट कहलाते हैं। एंड बिकॉज दे आर 5 इन नंबर, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज 5 फोल्ड डी जनरेट ऑर्बिटल्स। नाउ आई होप आपको डी ऑर्बिटल की समझ आई हो। व्हेन वी टॉक अबाउट द एफ सब शेल, जिसमें L इज़ इक्वल टू 3 है, यहाँ पे M कितना है, M इज़ इक्वल टू 7, प्लस -3 से स्टार्ट करते हैं, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3, टोटली 7 F ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट। इनकी शेप्स की बात करें, दे हैव कॉम्प्लिकेटेड शेप्स एंड उनका भी सेम है। मैग्नेटिक फील्ड के अलावा ये डीजेनरेट 7 फोल्ड ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। तो ये जो पूरी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे पूरी डिस्कशन है, इससे हमें पता चलता है अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। सो इस क्वांटम नंबर को हम लोग ऑर्बिटल ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कहते हैं, या फिर आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का नाम भी दे दें। क्योंकि अभी तक हम जब ये सारे शेल्स के बारे में, सब शेल्स के बारे में डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो आपने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में किस तरह से ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में किस तरह से ये ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन, इस पूरे क्वांटम नंबर को हम लोग ऑर्बिटल ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर का नाम भी देते हैं। सो उम्मीद है आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट की समझ आई हो, इसका आइडिया की समझ आई हो। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन टेल मी थ्रू द कमेंट सेक्शन। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।